सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एकात्म मानववाद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ की ओर से आयोजित किए जा रहे दीनदयाल उपाध्याय ऑनलाइन व्याख्यान माला 2020 में मैं डॉक्टर श्याम कार्तिक मिश्र, चेयर प्रोफेसर, आप सभी सुधीजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस व्याख्यानमाला में प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल, माननीय कुलपति, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र का उद्बोधन प्रस्तावित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से दर्शन शास्त्र में पीएचडी उपाधि प्राप्त प्रोफेसर शुक्ल इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च न्यू दिल्ली में मेंबर सेक्रेटरी रहे हैं। मूल रूप से आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तुलनात्मक दर्शन एवं धर्मशास्त्र के प्रोफेसर हैं, जहां आप विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष तथा कुल सचिव जैसे पदों को सुशोभित कर चुके हैं। अखिल भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद के संयुक्त मंत्री होने के साथ ही परिषद द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका दर्शनिका के आप 5 वर्ष तक मुख्य संपादक भी रहे हैं। आप अनेक विश्वविद्यालयों में विविध महत्वपूर्ण समितियों के माननीय सदस्य रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले अनिवार्य विषय राष्ट्र गौरव के यूजी पाठ्यक्रम निर्माण का श्रेय भी आपको प्राप्त है। प्रोफेसर शुक्ल ने लगभग 1 दर्जन पुस्तकों का लेखन तथा 100 से अधिक शोध पत्रों का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन किया है। अनेक लब्ध प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्रों में आपके लेख नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं, जिससे समाज के बौद्धिक वर्ग को वांछित चिंतन की दृष्टि प्राप्त होती है। आज विकास की भारतीय अवधारणा विषय पर व्याख्यान हेतु आप जैसे विद्वान और प्रखर वक्ता को आमंत्रित कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है तथा आपका हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता है। प्रोफेसर रजनीश शुक्ल जी, अनुमति है प्रारंभ करूं? अच्छा सर जी। विकास की भारतीय अवधारणा इस विषय पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित इस व्याख्यान में अवसर पाकर के मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं। आभार इसलिए नहीं कहूंगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेरी मातृ संस्था है, इस नाते उसमें मेरी हिस्सेदारी है। बहुत अच्छा। इस कार्यक्रम के इस पूरे व्याख्यान श्रृंखला के आधार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ के पीठाचार्य आचार्य श्याम कार्तिक मिश्र जी, मेरे अग्रज, और जिनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। कम से कम दमदारी से बोलना तो उन्हीं से सीखा है। ऐसे सामाजिक विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता, संकाय प्रमुख आचार्य कौशल किशोर मिश्र जी, संकाय के सभी संकाय सदस्यगण, मेरे लिए आनंद का अवसर है। वो आनंद में बहुत क्रम नहीं रहता है, आनंद में मर्यादाएं भी टूटती हैं, आनंद में प्रोटोकॉल भी नहीं रह जाता है। तो एक सामान्य तौर पर किसी व्याख्यान में किसी विशेष किस्म के प्रोटोकॉल की जो जरूरत होती है, किसी किस्म की मर्यादा की जो जरूरत होती है, उससे थोड़ा हट करके घर में आदमी जैसे बोलता है, विश्वविद्यालय के परिसर में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के फलक पर घर में बोलने जैसा बोलूंगा। इसलिए भी यह सब कह रहा हूं कि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, दर्शन का अत्यंत सामान्य विद्यार्थी हूं। शुष्क तर्क के क्षेत्र में थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का जो काम करता हूं,
उस तक अपनी सीमा है। यह अलग बात है कि कोई यह कह सकता है कि दर्शन का काम तो इस प्रकार की अवधारणाओं को ही समीक्षित करना, उनको रूप देना, विकास जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर लक्ष्यानुमुखी दृष्टि प्रदान करना है। यह तो सच है, लेकिन विगत 200 वर्षों से भारतीय विश्वविद्यालयों के 1857 से खड़े होने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों की विशेष रूप से बात कर रहा हूं कि जो रचना हुई, उस रचना में दर्शन का कार्य मनुष्य और मनुष्य के समाज के विकास के संबंध में विचार करने की अपेक्षा समीक्षा का महत्वपूर्ण है। जबकि किसी भी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, किसी प्रकार के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए समीक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है। और ये तो काव्य के क्षेत्र में इसकी चर्चा करते हुए भारत भारती लिखते समय मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, क्या हैं हम क्या होंगे अभी, आओ मिलकर हम विचारे। तो हम सभी को विचार तो इसका करना होगा कि हम क्या थे और क्या होंगे। यह सिर्फ एक विकास के विशुद्ध समाज वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए, समाज विज्ञानों के क्षेत्र में विचार किया जाए, या मनुष्य को केंद्रित रखते हुए, निसर्ग को केंद्रित रखते हुए, मानव समाज को केंद्रित रखते हुए और संपूर्ण सृष्टि को केंद्रित रखते हुए इसका विचार किया जाए, यह एक प्रश्न है जो समीक्षा है। तो स्वाभाविक है कि आज जहां हम खड़े हैं वहां से समीक्षा करेंगे। पिछले 25-30 वर्ष बड़े मजेदार हैं दुनिया में। विकास का तात्पर्य आर्थिक विकास समझा, ताकतवर होने का तात्पर्य आर्थिक ताकत समझा गया, और हुआ भी ऐसा है। दुनिया में पिछले 25-30 वर्षों में आर्थिक ताकत के आधार पर सामरिक रूप से और ज्ञान में थोड़े कमजोर राष्ट्रों में भी दूसरे राष्ट्रों को दबाया है। आर्थिक विकास का भी मॉडल उत्पादकता से हट करके, उत्पादन से हट करके, औद्योगिकता से हट करके ट्रेड केंद्रित, एक ग्लोबल सप्लाई चेन बने, दुनिया के एक कोने का माल दूसरे कोने तक पहुंचे, जो कोई खरीदने की क्षमता रखता है उन सब खरीदने के लिए सामान उपलब्ध हो, और जो खरीदने की क्षमता नहीं रखता है उसको भी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीद सकने की क्षमता उत्पन्न हो, वो खरीद सके, इसकी जरूरत महसूस करें, इसकी इच्छा उत्पन्न करने की एक अवधारणा। भारतीय परंपरा इसके विपरीत बात करती है। भगवत गीता वो तो इस पूरी प्रक्रिया को नाश की प्रक्रिया, ह्रास की। जायतो विषयान संगम ते सुख जायते, संगात संजायते कामो, कामात क्रोधो, क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति, स्मृतिभंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्य। जब विषयों का विचार करते हैं, वस्तुओं को अविचार करते हैं, उनके प्रति इच्छा उत्पन्न होती है, लगाव उत्पन्न होता है, उनको पाने की कोशिश करते हैं, नहीं पाते हैं तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, और मनुष्य का नाश और कुछ नहीं है, बुद्धि नाश है। इस प्रक्रिया को उल्टा कर दिया, विवेक को सामने रखा जाए, विवेक से क्रोध पर, अहंकार पर नियंत्रण रखा जाए, अहंकार पर नियंत्रण करते हुए वस्तु के औचित्य का विचार किया जाए, वो मेरे लिए है कि नहीं, जरूरी है कि नहीं, अपेक्षित है कि नहीं, काम्य है कि नहीं, यह सुख को उत्पन्न करेगा कि नहीं, इत्यादि का विवेक सम्मत विचार किया जाए, और उसके बाद व्यक्ति उसकी उपलब्धि करे, तो यह वास्तव में ऊर्ध्वगामी दिशा है। विकास जैसा हम कहते हैं, विकास का अर्थ क्या होगा?
विकास एक ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया है या विकास एक अधोगामी प्रक्रिया, या विकास किसी आकांक्षा के बिना, किसी उद्देश्य के बिना संख्यात्मक और मात्रात्मक वृद्धि है। पहले एक कुर्ते में काम चल जाया करता था, आजकल 1 दर्जन कम पड़ गए। पहले 2 रुपए के फाउंटेन पेन से काम चल जाया करता था, आजकल 15,000 वाला भी खराब मिलता है। ये विकास का मॉडल है। जरूरतों को बढ़ाना, ये विकास की अवधारणा पर आएगा। उत्पादकता को बढ़ाना, ये विकास है। या जो उत्पादकता है उसका विस्तार करते हुए उत्पाद को सब तक पहुंचाने का यत्न करना विकास है। आर्थिक विकास की दृष्टि से, वस्तुगत विकास की दृष्टि से, अर्थ पुरुषार्थ को केंद्रित करते हुए विकास की दृष्टि से इसका विचार किया जाए तो समझ में आएगी बात। और विकास का आकलन किसके आधार पर? विकास के मूल्यांकन की इकाई कौन होगी? कोई राष्ट्र होगा, कोई समाज होगा, कोई क्षेत्र विशेष होगा, अथवा विकास का तात्पर्य का मॉडल व्यक्ति होगा, इत्यादि बहुत सारे प्रश्न हैं। विकास का लक्ष्य क्या होगा? हम विकास कर रहे हैं, हम ऊर्ध्वगामी हैं, हम अधोगामी नहीं है, हम नीचे की ओर नहीं जा रहे हैं। अगर ये सब सही है, ये सब है, तो विकास का आगे बढ़ने का, ऊपर जाने का अर्थ क्या है? विकास का तात्पर्य हम सामान्य तौर पर समझते हैं कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम ऊंचाई की ओर जा रहे हैं, हम श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं, हम गुणात्मक दृष्टि से भी श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं, मात्रात्मक दृष्टि से भी श्रेष्ठता की ओर जा रहे हैं। लेकिन क्या केवल बढ़ना ही विकास है? गुण की दृष्टि से बढ़ना विकास है? केवल गुण की दृष्टि से बढ़ रहे हैं तो विकास है क्या? केवल मात्रा की दृष्टि से बढ़ रहे हैं विकास है क्या? और केवल गुण और मात्रा की दृष्टि से विकास कर रहे हैं तो भी विकास है क्या? और इस विकास की कोई अंतिम स्थिति है क्या? कोई एक स्थिति बनती है क्या जहां पहुंचने के बाद अब कुछ भी पाना शेष नहीं है, किसी ढंग से विकास संभव नहीं है? ऐसे इन प्रश्नों के उत्तर समाज विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने कठिन है। लेकिन ध्यान देंगे पिछले 25-30 वर्षों का तो एक और चीज हुई है। दुनिया में आर्थिक विकास को सामने रख करके जितना जल्दी जल्दी मंदी आई है दुनिया के व्यापार में, उतनी जल्दी जल्दी मंदी नहीं आई है। विकास में मनुष्य के जीवन को विकास रखें, ह्यूमन इंडेक्स को सामने, ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट इंडेक्स को सामने रखें, तो उसके दृष्टि से विचार करें तो जितना जल्दी जल्दी दुनिया में महामारियां आई हैं उतना इसके पहले नहीं आती थी। 17 के सार्स को हम भूले नहीं है, 20 में कोरोना झेल रहे हैं। क्या इस प्रकार की जल्दी जल्दी महामारियों के आने के पीछे विकास का वर्तमान मॉडल कोई कारण है? तो मुझे लगता है कि ऐसा है। फिर दूसरा प्रश्न है कि विकास तो विकास है, ये भारतीय क्या होगा, पाश्चात्य क्या होगा, यूरोपीय क्या होगा, कॉन्टिनेंटल क्या होगा, चीनी क्या होगा? यदि बीमारी यूरोपीय हो सकती है, अमेरिकी हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है और चाइनीज भी हो सकती है,
यदि रोग क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, सांस्कृतिक समूह के आधार पर हो सकता है, तो निश्चित रूप से विकास का भी मॉडल संस्कृतियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, परंपराओं के आधार पर अलग अलग होगा। फिर दूसरा कि क्या कोई ब्लूप्रिंट बनेगा विकास का? तो अभी तक दुनिया के विकास के इतिहास का मूल्यांकन किया जाए तो कोई ब्लूप्रिंट जैसी चीज नहीं आती। इन सारी चीजों पर शायद एक व्याख्यान में चर्चा नहीं हो सकती है, इसलिए मैं सीधे अब विषय पर आने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इनकी चर्चा इसलिए कर रहा था, इसकी तरफ आपका दिंग निर्देश इसलिए कर रहा था कि विकास को लेकर के ये सारे प्रश्न आते हैं। विकास का अभी जो मॉडल है जो यूरोसेंट्रिक मॉडल है, यूरंडपंथी मॉडल है, यूरो केंद्रित मॉडल है। ये यूरो केंद्रित मॉडल वस्तुतः यूरोप की अनुभववादी परंपरा का, पॉजिटिस्ट मूवमेंट का, जो विज्ञान और समाज विज्ञान, जो विधायक विज्ञान, नियामक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों में एक साथ चला है, उसके आधार पर, जिसमें उत्पादकता के आधार पर मानवीय चेतना की निर्मित होती है, उत्पादकता के आधार पर व्यक्ति के अंतर संबंधों की, वैयक्तिक अंतर संबंधों की, अंतर वैयक्तिक संबंधों की निर्मित होती है, उत्पादकता के आधार पर राष्ट्र राज्य का स्वरूप बनता है, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर समाज की रचना बनती है। ये जब मैं सब कह रहा हूं तो वस्तुतः आधुनिकता की पृष्ठभूमि में कह रहा हूं। 16वीं शताब्दी के बाद, यद्यपि आधुनिक युग के उदय को हम 15वीं शताब्दी तक ले जा सकते हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद यूरोप ने आधुनिकता की एक करवट ली। उस करवट की कुछ शर्तें थी। आधुनिक होने की पहचान बहुत दिनों तक की जाने लगी कि किसको आधुनिक कहेंगे। तो आधुनिकता कोई स्थायी और निरंतर चीज नहीं है, वह भी एक प्रकार की ऐसी परंपरा है जो कुछ पहचान के साथ, कुछ विशिष्टताओं के साथ निर्मित होती है। उसमें तर्क बुद्धि, रैशनैलिटी एक लक्षण है, दूसरा लक्षण डेमोक्रेसी है, और तीसरा बड़ा लक्षण डेमोक्रेसी के साथ ही उत्पन्न हुआ लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इसके अतिरिक्त जो अन्य लक्षण है वो बहुत सांस्कृतिक किस्म के हैं या बहुत वैज्ञानिक किस्म के हैं, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन तीनों की निर्मिति कोई अचानक शून्य से नहीं होती है। यूरोप में आधुनिकता के उदय के साथ, रेनेसां के साथ, पुनर्जागरण के साथ जो विकास का प्रारूप आया, औद्योगिक क्रांति के आधार पर जो विकास का प्रारूप आया, जिसमें मनुष्य के लिए सुख के ढेरों उपकरणों को बनाते हुए उनके द्वारा मानवीय सुख के संसाधनों के विकास का प्रश्न आया, वो तीन महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर अवलंबित है। वो तीन महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। एक मैकेनिकल थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड, आर्किमिडीज ने जिसको स्थापित किया था, जिससे बाद के दिनों में सोफिस्टों का कॉन्सेप्ट विकसित हुआ था, पॉलिटी के क्षेत्र में, सोशल साइंसेस के क्षेत्र में, जिसको होमो मेंसूरा के रूप में कहते हैं। मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। एक व्यक्ति सभी प्रकार का के शुभ अशुभ के निर्णय का आधार है। मुझे जो अच्छा लगता है वही अच्छा है, और जिसे मैं सत्य मानता हूं वही सत्य है, क्योंकि सत्य, अच्छा, ये सब यांत्रिक रचना है। दूसरी अवधारणा आती है, बड़ी देर तक इस पर दुनिया चलती रही और इसके आधार पर विज्ञान और धर्म के बीच के यूरोप के युद्ध के लंबे इतिहास हैं। उसके बाद से एक अवधारणा आई जिसने इन सारी चीजों को पलटा। वो अवधारणा थी डार्विनियन थ्योरी।
इवोल्यूशन की थ्योरी। इस इवोल्यूशन की थ्योरी का मूल था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो श्रेष्ठतम है, ताकतवर है, क्षमता संपन्न है, सिर्फ वही जीवित रहेगा। श्रेष्ठतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत। और तीसरी एक महत्वपूर्ण अवधारणा समाज विज्ञान के क्षेत्र में साइमन के साथ विकसित हुई थी, सोसाइटीज एंड इंटरप्राइज। समाज एक उद्यम है। उद्यम है, उद्यम तो व्यक्ति अर्जन के लिए करता है, लाभ के लिए करता है, कुछ प्राप्ति के लिए करता है। तो सामाजिक रचना, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक संबंध, यह लाभार्थिता पर आधारित है, गेन पर आधारित है। अब ये तीनों मिलकर के मनुष्य का जो विचार करते हैं, वो मनुष्य एक जैविक प्राणी होता है। मनुष्य का संसार एक यांत्रिक प्राणी रचना होती है, और मनुष्य का अंतर संबंध, इतर मनुष्य के साथ होने वाला संबंध, कुछ प्राप्त करने की स्वार्थ वृत्ति के साथ, कुछ अर्जित करने की स्वार्थ वृत्ति के साथ निर्मित होता है। और इसके आधार पर जो दुनिया बनी है, उस दुनिया को अगर समझना हो तो 1750 से लेकर के 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक तक के जीडीपी के विकास को समझेंगे तो किस प्रकार से इस अवधारणा के कारण, क्योंकि 1750 आते आते ये अवधारणा एक रूप, एक आकार ग्रहण कर ली थी, तब से किस प्रकार से परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को समझें तो 1750 में संपूर्ण यूरोप का दुनिया की जीडीपी में योगदान 23.1% है, और एशिया का जो क्षेत्र है जिसमें 3 देशों की जीडीपी की गणना की कर सके थे, भारत, चीन और जापान, यह जो है मिलाकर के 76.8% है। दुनिया के शेष देशों की जीडीपी इससे अतिरिक्त में है, और वह नगण्य है। और 20वीं शताब्दी का प्रारंभ होते होते यह परिस्थितियां बदल गई। इन 3 देशों की जीडीपी जो 76% से ऊपर थी, लगभग 77% थी, वह 10.2% आ गई। और यूरोप की जीडीपी 57.8% आ गई। इस बीच एक और क्षेत्र जीडीपी की दृष्टि से 200 वर्षों में, 225 वर्षों में विकसित हुआ था, वो यूएसए और नव यूरोप का क्षेत्र था। यानी यूरोप की वो कॉलोनियां जहां गोरे लोग बहुसंख्यक होते चले गए, वह क्षेत्र था। उसकी जीडीपी 32% हो गई। यानी स्थितियां उलट से भयावह हो गई। अगर नव यूरोप के देश, यूएसए सहित, इसको जोड़ लेते हैं तो यह जीडीपी 80%, 85% के करीब पहुंचती है। और इन देशों की जीडीपी जो कभी 76% थी आज से 250 वर्ष पहले, वह 100 वर्ष पहले 10% आ गई। ये अंतर क्यों हुआ? क्योंकि इस बीच दुनिया मानव जाति के कल्याण के लिए व्हाइट बैंड बर्डन्स के साथ मनुष्य जाति को विकास प्राप्त हो सके, मनुष्य को श्रेष्ठतम सुख प्राप्त हो सके, दुनिया में लोक कल्याणकारी राज्य की राज्य बन सके, इसके लिए बहुत यत्न किया। और इस यत्न के जो परिणाम थे उनकी चर्चा करूंगा। डेसमंड टूटू की चर्चा जरूर मैं करूंगा। डेसमंड टूटू अफ्रीकी देशों को सामने रख करके एक बात कहते हैं कि जब वो आए थे हमारे देश में तो हमारे पास थी सारी जमीनें और उनके हाथ में थी बाइबल। उन्होंने हमसे यहाँ आने के बाद कहा आंखें बंद करो, प्रार्थना करो, और 100 साल बाद जब हमारी आंखें खुली तो हमारे हाथ में थी बाइबल और उनके कब्जे में थी हमारी सारी जमीनें। तो विकास का यह जो मॉडल है,
ये विकास का मॉडल लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार करते हुए विकसित हुआ था, तो इसमें लोक बहुत सीमित था, लोक उनके नेशन स्टेट में समाहित था। जब ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सिद्धांत प्रस्तुत करता है, तो उसका तात्पर्य इंग्लिश लोगों का कल्याण है, और इंग्लिश लोगों के कल्याण के लिए ईस्ट इंडिया में और वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडीज के देशों में और वेस्ट इंडीज के देशों में दस्तकारों के हाथ काटे गए, बुलडोजर चला करके उद्योग नष्ट किए गए, जबान काट करके पढ़ाई बंद की गई। मैं जबान काट करके पढ़ाई कर रहा हूं तो दोनों ही कर रहा हूं, भाषा को काट करके पढ़ाई बंद करने की भी बात कर रहा हूं और वास्तव में जीभ काटने की भी बात कर रहा हूं। खैर, ये तो पुरानी बातें हो गई। उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इस ढंग से शक्ति अर्जित की, इस प्रकार से भौतिक उपलब्धियां अर्जित की, अपने लोगों को इस प्रकार से सुखी बनाया कि पूरी दुनिया को लगने लगा कि रास्ता तो यही है अपने लोगों को सुखी बनाने का। हर राज्य, हर राज्य राष्ट्र की व्यवस्थाएं अपने नागरिकों के कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए ही कार्य करना चाहती थी, और उन्होंने इन उपनिवेशवादी मानसिकता के साथ, साम्राज्यवादी मानसिकता के साथ और बाद में आर्थिक उपनिवेशवाद की अवधारणा के साथ विकसित हुए, सक्षम हुए राष्ट्रों को देखा, तो यही रास्ता निकाला और दुनिया में एक गला काट प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई। उस प्रतिस्पर्धा का परिणाम 2 महायुद्ध हैं। उस गला काट प्रतिस्पर्धा का परिणाम हिरोशिमा और नागासाकी है। उस गला काट प्रतिस्पर्धा का परिणाम स्पेनिश फ्लू है। उस गला काट प्रतिस्पर्धा का परिणाम आज के संदर्भ में बात करें तो गर्म हो रही पृथ्वी है, समुद्र में बढ़ रहा जल स्तर है, पिघल रहे ग्लेशियर है, ओजोन लेयर में हो रहा छेद है। ये सब कुछ मनुष्य को विकास की कीमत पर प्राप्त हुआ है। विकास किसका करना था? उत्पादों का विकास करना था या मनुष्य के लिए सुख का विकास करना था, आनंद का विकास करना था? यह अवधारणा यूरो केंद्रित विकास के स्वरूप में स्पष्ट नहीं है, और यह उनके उस दार्शनिक अवधारणा में है, वो सेमेटिक फिलॉसफी में है, जिसमें ये सारी कायनात मनुष्य के उपभोग के लिए है। मनुष्य को अख्तियार है कि इस धरती का जैसे चाहे उपभोग करे। मनुष्य में भी, पुरुष मनुष्य को, मेल बीइंग को, यह के पास ही केवल आत्मा है, उसके आत्मा के सुख के लिए कुछ भी किया जा सकता है। कोई कह सकता है इसके बाद भी आप ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन यूएसए के विकास को इन 200 वर्षों का ही विकास है। जी हाँ, ये 200 वर्षों का ही विकास है, लेकिन विकास वो किसका है, इसका ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। और इस समय ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं कि अभी कोविड-19 के दौर में अमेरिका फिर एक बार गृह युद्ध की ओर बढ़ा है। हम सब लोग ने अपने अपने टीवी स्क्रीन में देखा होगा कि माल में लूट हो रही है, टॉयलेट पेपर जैसी चीजों के लिए लोग आपस में फाइटिंग कर रहे हैं। हर व्यक्ति जब लॉकडाउन खत्म होता था, दुकान खुलती थी, तो इस तरह से दौड़ता था कि वो सारा का सारा सामान अपने ही घर में कैद कर लेना चाहता है। इनके बीच उस यूएसए में एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो भूखमरी का शिकार हो गई। काम नहीं करेगा तो भोजन नहीं मिलेगा, इस प्रकार की स्थिति हुआ।
और उसमें लाल, पीले और काले लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी। रेड इंडियंस की संख्या, भूरे भारतीय मूल के या एशियाई मूल के लोगों की संख्या, और अफ्रीकी और अमेरिकी निग्रोज की संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या थी। परिणाम हुआ कि उन्हें लगा कि उनके साथ ये छल हो रहा है, उनको अपना जीवन चलाने का अवसर नहीं है, इस नाते वो युद्ध पर उतर गए। और जो राष्ट्र 200 वर्ष से पहले ये कह रहा था कि हम एक जातीय युद्ध से, जिसे उन्होंने गृह युद्ध कहा था, उस गृह युद्ध से बाहर निकल गए हैं। हमने जातीयता की समस्या का समाधान कर लिया है, मनुष्य के बीच समता के सिद्धांत निर्मित कर लिए हैं। लेकिन उस यूएसए में अपराधियों की गिनती होती है तो 80% अपराध करने वाले गोरे, काले, लाल लोग होते हैं। भिखारियों की गिनती होती है तो 90% भीख मांगने वाले गोरे, काले, लाल लोग, काले, भूरे, लाल लोग होते हैं। उस विकास के कारण से, उस विकास की जो निर्मित हुई है, तो एक तरफ स्विस विकास का मॉडल बन सकता है, जर्मन विकास का मॉडल बन सकता है, तो दूसरी ओर सूडान का विकास भी है, नामीबिया का विकास है, घाना का विकास है, युगांडा का विकास है, तो दूसरी ओर मैक्सिको है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है। विकास के विविध प्रारूप एक साथ एक प्रकार की अवधारणा को, एक प्रकार की उत्पादकता को, एक प्रकार की सभ्यता को स्वीकार करते हुए जो विकास हुआ है, उसमें जो पिरामिड पैर के बल खड़ा था 1750 में, वह 20वीं शताब्दी आते आते, 20वीं शताब्दी के पहले दशक आते आते सर के बल खड़ा हो गया, उलट गया। यानी यह विकास वस्तुतः क्या था? मैं मात्रात्मक चर्चा यहां नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं परसेंटेज में बात कर रहा था। कल 100% जो था वही आज भी 100% है, प्रतिशत तो बढ़ेगा नहीं। तो विकास हुआ होता तो कहीं से घटता, कहीं ह्रास और कहीं वृद्धि न होती। वस्तुतः हम आज जिसको विकास कह रहे हैं, ये ग्रोथ है, एंड ग्रोथ इज अ डिजीज। ये वैसा ही है कि किसी को विकसित करने के नाम पर, दुबले पतले आदमी को विकसित करने के नाम पर अचानक उसको एक बीमारी हो जाए, हाथी पांव, फील पांव कहते हैं, फाइलेरिया रोग है, और उसमें उसका कोई एक अंग मोटा हो जाता है, अधिकतम पैर मोटा होता है, और उस मोटे पैर को दिखा करके हम कहें कि देखो ये तो स्वस्थ हो गया, मोटा हो गया, तो यह स्वास्थ्य का विकास है क्या? विकास सममिति है, विकास सामंजस्य है, विकास समानुपातिकता है, विकास अनुभूयमान और सौष्ठव है, सुष्ठु नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, ड्रेस्ड नहीं है, तो विकास नहीं है। इसलिए भारतीय विकास की अवधारणा की जब बात कर रहे हैं तो ज्योग्राफिकल नहीं है। हम भारतीय विकास की अवधारणा की जब बात कर रहे हैं तो हम उन प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं जो यूरोपियन ट्रैवलर्स ने भारत के बारे में लिखा है, जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में, 2 दशकों में ब्रिटिशर्स के सर्वे के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वे के द्वारा बाहर निकल करके आया, जिसके बारे में मैकाले भी कहता था
भारत की पूरी लंबाई और चौड़ाई के भ्रमण के बाद भी कोई व्यक्ति किसी के लिए मुश्किल है कि वो भिखारी पाएगा, चोर पाएगा, बेईमान पाएगा, कुपोषण से शिकार पाएगा, अशिक्षित पाएगा, निरक्षर पाएगा। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद एक बात पक्की है कि भारत के अंदर सर्वत्र शिक्षा की व्यवस्था है, कृषि की व्यवस्था है, व्यापार की व्यवस्था है, अराजकता नहीं है। ये अपने लोगों के लिए वो लिख रहे थे, हमारे लिए लिख क्या रहे थे कि आपकी जो मार्शल रेस है वो पिंडारी है, ठग है, डकैत है। आपका जो जर्मनी सिस्टम है वस्तुतः ये ठगी का सिस्टम है। मेगास्थनीज की चर्चा करनी चाहिए, वेन्सांग की चर्चा करनी चाहिए, फाहियान की चर्चा करनी चाहिए, अरेबिक ट्रेवलर्स की चर्चा करनी चाहिए। आखिर कोई भी भारत को 17वीं शताब्दी तक विपन्नों का देश, भूखमरों का देश इस रूप में क्यों नहीं प्रस्तुत करता है? कोई तो एक दृष्टि रही होगी मनुष्य को केंद्रित करके विचार करने की। यहां सभी जो है वो एक ही समान शारीरिक रूप से मजबूत, एक ही समान आर्थिक रूप से सक्षम, एक ही समान समाज के उच्चतम पायदान पर तो खड़े नहीं थे। अंतर तो रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी दुनिया के सबसे विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र में आज भी चोरी है, बेईमानी है। भारत से अधिक संख्या में पुलिस इनकाउंटर है। भारत में तो नकली पुलिस इनकाउंटर भी होते हैं, ऐसा कहा जाता है, तब भी संख्या यूएसए से कम है। यूएसए और भारत के बीच पुलिस इनकाउंटर का 1:5 का अनुपात है। 1 भारत में तो 5 यूएसए में। तो वो कौन सा कारण था कि उन्हीं के पूर्वज इन बातों को लिख रहे थे? चोरी नहीं है, बेईमानी नहीं है, भुखमरी नहीं है, अशिक्षा नहीं है, अकाल नहीं है, अकाल मृत्यु नहीं है। और विकास का जो एक मॉडल बना है, वह विकास का मॉडल कोरोना आया था तो ट्रंप ने जो शुरुआती दौर में कहा था, मैं उसको दोहराना चाहूंगा कि अगर 1.5-2 लाख लोग कोविड-19 से मर जाते हैं तो बहुत चिंता की बात नहीं है। हमारे देश में हर साल 27-28 हजार लोग फ्लू के वायरस से मरते हैं। दुनिया की विकसित वह व्यवस्था जिसने कहा था कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उन्होंने इकट्ठा कर रखी हैं, 27-28 हजार लोग प्रतिवर्ष। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि अपने देश के बारे में वो झूठ तो नहीं बोल रहे। सर्दी जुकाम से मर जाते हैं, जिसको हम 1 कप काढ़ा पी करके ठीक कर लेते हैं। वो कौन सी विकास की अवधारणा है कि 5 लाख भिखारियों की कुल संख्या और 5 लाख भिखारियों की संख्या करोड़ों करोड़ों की जनसंख्या वाले देशों को आर्थिक इमदाद देने वाला देश उस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है? ये प्रश्न जब सामने रखेंगे तब भारतीय विकास की अवधारणा समझ में आएगी। भारतीय विकास की अवधारणा का तात्पर्य प्रकृति का शोषण नहीं, दोहन है। गांधी के शब्दों में कहा जाए तो यह धरती पर्याप्त है सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, लेकिन अपर्याप्त है, अक्षम है किसी एक की लालच की पूर्ति करने में। क्योंकि एक को लालच आती है, हिरोशिमा पर एटम बम गिरता है और पीढ़ियां विकलांग पैदा होती है। तो पहली बात, भारतीय अवधारणा क्या है? जियो और जियो जीने दे की अवधारणा है। हम जीवित रहेंगे और दूसरों को भी जीवन के अवसर प्रदान करेंगे।
दूसरी बात क्या है, इस पूरी अर्थव्यवस्था ने, चाहे वो लाल वाले चश्मे की अर्थव्यवस्था हो, चाहे हरे वाले चश्मे की अर्थव्यवस्था हो, या सफेद वाले चश्मे की अर्थव्यवस्था हो, वो दाएं हाथ वाले की अर्थव्यवस्था हो या बाएं हाथ वाले की अर्थव्यवस्था हो, वो जो भारत के पश्चिम वाला बायां हाथ हो, चाहे भारत के पूरब वाला बायां हाथ हो, या भारत के पूरब वाला दायां हाथ हो, जापान तक जाइए, और या भारत के पश्चिम वाला बायां हाथ हो, अमेरिका तक जाइए, दोनों जाके एक जगह जब मिल जाते हैं। सर्वत्र इस अर्थ केंद्रित, उत्पादकता केंद्रित, पूंजी केंद्रित, सत्ता केंद्रित, प्रोफेशनल मॉरलिटी के इनाम पर लाभ कमाने के लिए किसी भी प्रकार के रास्ते को स्वीकार करने वाली जो दृष्टि निर्मित की है, वह दृष्टि वस्तुतः जगह जगह फील पांव जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है। दुनिया के कुछ देश हैं जिन्हां पर आर्थिक वृद्धि वहां तक पहुंच गई है, उपभोक्ता का स्वभाव, उनकी रुचि, उनकी इच्छाएं वहां तक पहुंच गई हैं जहां संतृप्तता आ गई है, सेचुरेशन आ गया है। सेचुरेशन आने के कारण से बाजार में मांग समाप्त हो गई है, मांग समाप्त हो गई है तो मंदी आ गई है, मंदी आ गई है इस नाते विपणन ठप्प हो गया है, विपणन ठप्प हो गया है तो कारखानों में उत्पादक का अंबार लग गया है। इसलिए रास्ते वो निकाले जाते हैं विकास के नाम पर जिसमें फिर जरूरतें पैदा हो। दुनिया के सभी ताकतवर देश वो ताकतवर देश हैं, आर्थिक दृष्टि से ताकतवर देश, जो हथियार बनाते हैं। बड़े नाशक हथियार जो बना सकता है वो उतना ही संपन्न राष्ट्र के रूप में भरा है, उतना ही विकसित राष्ट्र माना जाता है। आज की भी तारीख में भारतीय लोग समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि बड़े हथियार उत्पादक देश के साथ और उत्पादकता सामान, कंज्यूमर गुड्स सस्टेन करने वाली मनुष्य की जरूरत की चीजों पर चर्चा समाप्त हो गई। चीन के कंज्यूमर गुड्स से भारत नष्ट हो रहा है और अमेरिका के हथियारों से दुनिया नष्ट हो रही है। और भारत जैसे देश दुनिया भर में अपनी रक्षा के लिए हथियारों की खोज में निकल रहे हैं। ऐसे में सहअस्तित्व की दृष्टि, भारतीय विकास की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रकृति का शोषण नहीं करना है, दोहन करना है। यानी जिस प्रकार से हम गाय से दूध निकालते हैं, गाय नहीं काटते हैं, यह प्रकृति भी सोने का अंडा देने वाली एक ऐसी मुर्गी है जिसको अगर हम पालेंगे, पोसेंगे, अच्छा चारा खिलाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे तो हमें अंडा मिलता रहेगा। और हमने सोचा कि इस मुर्गी का पेट फाड़ करके सारे अंडे एक साथ निकाल लेंगे तो अंडा एक मिलेगा और मुर्गी मर जाएगी। धरती में ऐसी है। इसलिए विकास के ये सारे प्रश्न वस्तुतः मनुष्य के ग्रीड के साथ जुड़े हुए प्रश्न हैं। इसलिए प्रकृति का संरक्षण करते हुए, उसका संवर्धन करते हुए मनुष्य की जरूरतों का उत्पादन करना, एक ऐसी स्थिति को ले आना विकास है जिसमें हमारी पीढ़ियों को भी जीवित रहने का अवसर प्राप्त हो। हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा देने वाले हैं? मास्क वाली पीढ़ियां देने वाले हैं। एक ऐसी पीढ़ी देने वाले हैं जिसमें खिलखिला करके, प्रसन्न होकर के एक आदमी दूसरे आदमी से गले नहीं मिल सकता है।
बेतकल्लुफी के साथ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ गलबाइयां नहीं कर सकता है, हाथ में हाथ डाल करके उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। अभी यूरोपियन यूनियन का समिट हुआ था, कहूं नहीं मिला रहे थे। दिल नहीं मिला, हाथ मिलाया, हाथ मिलाया, हाथ मिलाते मिलाते अंत में केहुनी मिलाने पर आए। एक भारतीय बन केहुनी मिलाने को किन अर्थों में लेता है, मैं उसको प्रतीकात्मक रूप से समझने के लिए आपके ऊपर छोड़ता हूं। तो इस विकास ने कहां प्रस्तुत किया है, इस विकास ने कहां प्रस्तुत किया है, ये गांधी हिंद स्वराज्य में जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उसको समझने पर हो सकेगा कि रेलगाड़ी का और चिकित्सालय और रेल जेल खाना और वकालत खाना न्यायालय सब जाना चाहिए। अभी से सवाल आने लगे, इसलिए मुझे अब संकोच करना पड़ेगा। तो एक दृष्टि, वस्तुतः यह दृष्टि मनुष्य के ग्रीड पर आधारित है, मनुष्य को उपभोक्ता मान करके आधारित है, स्वयं के सुख के विचार पर आधारित है, ऐन्द्रिक आस्वाद पर आधारित है और बौद्धिक तुष्टि पर आधारित है। मनुष्य केवल बौद्धिक प्राणी नहीं है, मनुष्य केवल ऐन्द्रिक प्राणी नहीं है, मनुष्य तो एक पारिवारिक प्राणी है, एक भावनात्मक प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है और उससे आगे बढ़ के मनुष्य एक आत्मचेतन प्राणी है। इनका विचार करते हुए विकास की अवधारणा नहीं बनी। विकास की अवधारणा तो छोड़ दिया, मनुष्य के स्वास्थ्य की अवधारणा में लगभग 30-35 वर्षों तक जद्दोजहद करने के बाद WHO ने स्वीकार किया कि स्पिरिचुअल हेल्थ को भी लेना पड़ेगा। पहले तो केवल फिजिकल हेल्थ पर आए, फिर मेंटल हेल्थ पर आए, फिजिकल मेंटल हेल्थ पर बहुत दिनों तक चलते रहे। उन्हें लगा नहीं, लेकिन ये समाज में जो समस्याएं हैं तो सोशल हेल्थ को भी लाना पड़ेगा, और इससे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अंत में कहा स्पिरिचुअल हेल्थ की ओर आना चाहिए। मनुष्य क्या है, तो वो ऐन्द्रिक प्राणी है, शरीर है उसके पास। मनुष्य मनोजगत में जीने वाला मन संपन्न प्राणी है, इच्छाओं का उसका संसार है। मनुष्य बौद्धिक प्राणी भी है, उसकी बुद्धि का, उसकी वर्गणाओं का, उसके पदों और संबंधों में विचार करने का, संयोजन वियोजन करने का, जोड़ने घटाने का भी एक स्वभाव है। और अंत में मनुष्य एक आत्मचेतन आत्मा भी है। तो जहां पर इन चारों का विचार हो सकता है, ऐसी चतुष्पाद व्यवस्था, ऐसी चौपाई व्यवस्था, विकास की टेबल को टिकाने के लिए इन चारों पांवों को ठीक सममिति में बराबर और बैलेंस्ड होना पड़ेगा। कोई टूटता है तो टेबल पहले टेढ़ा होगा और फिर गिर जाएगा। अभी मानवीय विकास का जो स्वरूप है वो टेढ़ा होकर के गिरने की ओर चला गया है। पूरी दुनिया चिंतित है, कोरोना पीरियड बीतेगा, बीतेगा नहीं बीतेगा अलग बात, कोरोना पीरियड बीतेगा और एक नई सभ्यता का उदय होगा। ये नई सभ्यता कैसी होगी? ये नई सभ्यता निश्चित रूप से जिस अवधारणा पर विकसित हो सकती है, बन सकती है, वह अवधारणा भारतीय अवधारणा है, जिसकी पहली शर्त है ईसावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र, ओम ईसावास्यमिदं यत् जगत्तेन जगत्तेन त्यक्तेन मागृधकस्य स्विद्दनम्। हम भी सामी परंपरा की तरह यह मानते हैं, हम भी यूरोपीय जीवन दृष्टि की तरह यह मानते हैं कि इस धरती पर जो कुछ भी है वो सब ईश्वर निर्मित है, ईश विनिर्मित है, और इस पर मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य के उपभोग के लिए है। लेकिन तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधकस्य स्विद्दनम्, लेकिन उसका त्याग पूर्वक उपभोग करना है, किसी अन्य के धन का लालच नहीं करना। उसको इस रूप में प्रस्तुत करना है
जिसको बाद में पुराणों में उपबृंगित करते हुए कहा, यावत व्रियेत जठरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम यो ही अधिकम अभिमन्येत सस्तेनो दंडम। जितने में पेट भरता है उतने ही तक मनुष्य का अधिकार है, जिससे उसका उदर पोषण होता है, उसका रक्षण होता है, उसका जीवन व्यापार चलता है, वह आगे की श्रेष्ठतम सोच सकता है, उतना ही इस प्रकृति के उत्पादों और प्रकृति के संसाधनों पर उसका अधिकार है। यह व्यक्ति के संदर्भ में भी और राष्ट्र के संदर्भ में। उससे अधिक की जो कामना करता है, अपना तेल अगले 100 वर्षों के लिए बचा करके रखता है और पड़ोसी देशों के कुओं को रेगिस्तान में परिवर्तित करने का प्रयास करता है, वह विकास की ओर नहीं, वस्तुतः दुनिया को ह्रास की ओर, ह्रास से बढ़ाते हुए नाश की ओर ले जाने का यत्न कर रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था कि सममिति का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बैलेंस का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, समग्रता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जिसमें अन्यों का विचार हो सके। दुनिया के अधिकतम अर्थ सम्मिट इस धरती को बचाने का अभियान, मनुष्य के विकास की सारी यात्रा का परिणाम, जिसको हम विकास के रूप में कह रहे हैं, उसका परिणाम यह था कि यह धरती ही संकट में है। यह सारा का सारा विकास का विचार करने वाले वैज्ञानिक, तकनीकविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, इन पर जब मैं जैसा आदमी विचार करता है तो कालिदास की कथा याद आती है, विद्योत्मा से मिलने के पहले वाले कालिदास की, जो जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। आज तक ऐसा ही हुआ है। जरूरतों को पैदा करने के लिए कैसे किस प्रकार से होता है, हजारों हजार वर्ष से जो मनुष्य के द्वारा स्वीकृत प्रणाली थी जीवन की, मनुष्य के रक्षण की, मनुष्य के जीवन चलाने की, पारिवारिक भाव को विकसित करने की, मनुष्य के बीच ममता और मानवीय संवेदना के रिश्तों की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सर्वत्र सृजन की प्रक्रिया, जन्म की प्रक्रिया, शिशु के पालन पोषण की जो प्रक्रिया होती है वह सबसे संवेदनशील होती है। मनुष्य के लिए भी संवेदनशील होती है, यहां तक कि पशु के लिए भी संवेदनशील है। हमने किस प्रकार की मानव कंडीशनिंग की थी इसका उदाहरण दिलाऊंगा। मिश्रा जी तो इस विधा के विशेषज्ञ हैं, उनको ध्यान में आ जाएगा। एक कोई 30 वर्ष पीछे जाइए, इस तरह का वातावरण निर्मित किया गया कि स्वस्थ शिशु वही होगा जो इन्फेंट्स फूड खाता है, डिब्बाबंद सेरेलैक लेता है, डिब्बाबंद दूध पीता है। ब्रेस्ट फीडिंग, मां के स्तन का दूध बच्चे को पिलाना, एक तरफ यह पिछड़ापन है, दूसरी तरफ मां के सौंदर्य को खराब करता है। यह अवधारणा विकसित की गई थी और इसके आधार पर इन्फेंट्स फूड का दुनिया में बड़ा रोजगार चला। जब उस रोजगार का सैचुरेशन आ गया तो सिद्धांत बदल गया। अब ब्रेस्ट फीडिंग शिशु के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की निर्मित के लिए आवश्यक है, उसके सर्वांग विकास के लिए भी आवश्यक है, उसके शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। यह अवधारणा वो प्रस्तुत करने लगे। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अवधारणाएं विकसित की। क्या भोजन का एक तरीका होना चाहिए और पौष्टिक भोजन कर बनाने के लिए कुकिंग का भी एक तरीका होना चाहिए। हर घर में कुकिंग पौष्टिकता को सुरक्षित रखते हुए, इसलिए सामूहिक किचन का सिद्धांत आया। उस सामूहिक किचन के सिद्धांत का विकास होते होते पूरी दुनिया में बड़े बड़े कारपोरेट
फास्ट फूड चेन तक निर्मित हुई। अब तो लगता है कि विकसित वो है जो मैकडॉवेल का बर्गर खाता है, विकसित वो है जो कोक पीता है। साहसी वो है, खतरे वो उठा सकता है जो खास किस्म का कोल्ड ड्रिंक पीता है। कोरोना आया तो क्या हो गया? सामूहिक भोजनालयों ने पूरी दुनिया में कोरोना के विस्तार की संभावनाएं प्रकट कर दी। पूरी दुनिया भारतीय परंपरा में, प्रतिदिन के जीवन में जो स्वीकृत डिस्पोजेबल एंड डिस्टेंसिंग की तकनीक थी जीवन की, उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गई। वैसे तो अवधारणाएं विकसित होती हैं, विकसित हो रही हैं। जैसे वैक्सीन आ जाएगी तो फिर समाधान हो जाएगा, वैक्सीन का रोजगार कुछ दिन चला लिया जाएगा। भारत में अगर 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करना है तो 30 साल लगने हैं। अगर ये वैक्सीन ही कोविड-19 का अंतिम समाधान है तो 30 वर्षों तक हमें कोविड-19 झेलना पड़ेगा, और शायद 30 वर्षों तक ये दुनिया ही नहीं रह जाएगी। ये प्रश्न आज भी चर्चा में नहीं हो रहा है। हम बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। हम उस जीवन प्रणाली की ओर नहीं जा रहे हैं जिसमें 1918 1919 के स्पेनिश प्लेग से पहले भारत के अंदर महामारियों का इतिहास नहीं प्राप्त होता। एक महामारी 1854-55 में भी दिखाई देती है, वो भी वहीं से आई थी। फिर अंदर वो प्लेग का एक रूप वहीं से आया था। द्वितीय विश्व युद्ध से लौटे हुए सैनिक इस देश में स्पेनिश प्लेग लेकर के आए थे, और लगभग भारत के अंदर 1.5 करोड़ लोग मरे थे। उसके पूर्व वायरस नहीं थे क्या? वायरस तो थे, लेकिन मनुष्य के सम्यक सममितपूर्ण सामंजस्यपूर्ण प्रकृति के साथ और अपने समाज के साथ रिश्तों का विकास किस रूप में होना चाहिए, उत्पादकता का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए, उपभोग का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, उपभोग का संकोच और उपभोग का विस्तार कहां तक हो सकता है, इन प्रकार की चीजों का सम्यक विचार होने के कारण से कभी 36% और 10वीं शताब्दी की बात करें तो दुनिया का 50% जीडीपी रखने वाले इस राष्ट्र में, औद्योगिक राष्ट्र में, उद्योग धंधों से भरे हुए राष्ट्र में महामारियां नहीं प्राप्त होती हैं। उनकी जीवन शैली में ग्रेट रोमन अंपायर का अंत होता है और होली रोमन अंपायर का उदय होता है। यह सभ्यतागत जो परिवर्तन हुआ था वो एक महामारी के कारण हुआ था। चौथी शताब्दी के बाद पूरे यूरोप में जो थियोक्रेटिक स्टेट का उदय हुआ वह भी एक महामारी के बाद हुआ, और औद्योगिक क्रांति के रूप में जो क्रांति हमको दिखाई देती है वो भी 14वीं-15वीं शताब्दी के महामारी का परिणाम है। तो यह सभ्यता का उनका जो दृष्टिकोण है, विकास का उनका जो पैमाना है, मनुष्य को सुख और आनंदित करने का उनका जो पैमाना है, वो तो महामारियों के आधार पर बदलता है। कोरोना की महामारी भी उस अवधारणा को बदलेगी। ऐसे में भारतीय सचेत बुद्धिजीवियों के सामने, वैज्ञानिकों के सामने, समाजशास्त्रियों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वह मॉडल कौन सा होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर जो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं वह पुरुषार्थाधारित मॉडल होगा क्या? वो पारस्परिकता पर आधारित मॉडल होगा क्या? वो प्रकृति में न्यूनतम हस्तक्षेप का मॉडल होगा क्या? मनुष्य के लिए सुखम और सुख से भी बढ़कर के आनंद महत्वपूर्ण है, ऐसा आनंदमय समाज बनाने का मॉडल होगा क्या? अमेरिका अवसाद के समय जी रहा है, यूरोप संत्रास में जी रहा है। यह अवसाद और समाज संत्रास में जी रही सभ्यता के बीच हमने भी कोरोना उतना ही झेला है, और शायद उससे ज्यादा भी झेल सकते हैं।
लेकिन उसके बाद भी समाज में अवसाद नहीं है, कुंठाएं नहीं है, गृह युद्ध का वातावरण नहीं है। वो इसलिए कि सबके बाद भी भारत में जो पारंपरिक सामाजिक जीवन प्रणाली थी वो जिंदा थी। मनुष्य के विकास का उद्देश्य मंगल ग्रह तक जाना नहीं है। वहां जाके कहा तथा परम सूर्य पर जाएंगे, सूर्य पर भी जाकर के क्या करेंगे, तो इस सूर्य परिवार से, सौर परिवार से बाहर ब्रह्मांड में कहीं और जाएंगे, वहां जाके क्या करेंगे। ततः परम किम, ततः परम किम, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। इसकी अपेक्षा एक ऐसी सभ्यता दृष्टि की आवश्यकता है जो भारतीय विकास की दृष्टि है, जिसमें इसका विचार है कोहम कस्तम, मैं कौन हूं और तुम कौन हो। हम इसको पहचान जाएं तो मुझे क्या जरूरत है, तुम्हें क्या जरूरत है, इसकी पहचान हो जाएगी। मेरे लिए क्या सुखकर है और तुम्हारे लिए क्या सुखकर है, इसकी पहचान हो जाएगी। स्वयं का विचार, अन्यों का विचार, वही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की तरह कि अपने लिए भी रखेंगे, अपने को भी बचाएंगे और दुनिया के 110 देशों को हम देंगे। सबको अपना जीवन बचाने का अधिकार है और उसमें जिसके पास क्षमता है उसको सामने आना चाहिए। विकास का यह मॉडल वस्तुतः इतर को सामने रख करके है। यही मातृत्व का मॉडल, आखिर माँ ममता पर आधारित विकास का मॉडल है। आखिर माँ जब अपने शिशु का पालन पोषण कर रही होती है तो अपने गीले हो जाती है जाड़े में भी, लेकिन शिशु को सूखा रखती है। शेरनी भी ऐसा करती है, हिंसक शेरनी भी ऐसा ही करती है। ममता की यह दृष्टि, संवेदना की यह दृष्टि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आएगी तब प्रकृति का संरक्षण करते हुए, प्रकृति को मां के समान मानते हुए, मां के दोहन से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और मां का पोषण करते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों के आवश्यकताओं की पूर्ति की विकास दृष्टि बनेगी। धरती को पाताल तक खोज करके जो भी खनिज है वो आज ही निकाल लेना है, जो भी रत्न है वो आज ही समुद्र का मंथन करके निकाल लेना है। इस दृष्टि में उस इपिक की याद रखनी पड़ेगी। समुद्र मंथन होगा और समुद्र से आप अमृत निकालने के लिए चलोगे तो पहले विष निकलेगा। तो उसके लिए कोई शिव तैयार कर रखा है क्या? वो न होने के कारण से हमें सब कुछ आज ही निकाल लेने के रास्ते से, अमरत्व की तलाश के रास्ते से, अपना हित ही अंतिम हित है। क्या कोई विश्व युद्ध होगा तो कोई एक देश सुरक्षित बच जाएगा? क्या नहीं बचेगा। फिर भी सबने नाश के उपकरण बनाए, किसलिए बनाए? अपने रक्षा के लिए बनाए। सब नो फर्स्ट यूज क्या सिद्धांत बताते हैं और धमकियां देते हैं पारमाणविक युद्ध। इस दृष्टि को में परिवर्तन और सम्यक पोषण की, मनुष्य की निर्मित, मानव का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण होगा तो समाज भी निर्मित हो जाएगा और राष्ट्र भी निर्मित हो जाएगा, विश्व भी निर्मित हो जाएगा। इस प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्य की निर्मित की दृष्टि से समन्वित विज्ञान और तकनीक की आज आवश्यकता होगी। आज वैल्यू न्यूट्रल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसने दुनिया को खतरे में डाला है। इसलिए एक वैल्यू सेंट्रिक पॉजिटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है जो भारतीय दृष्टि से आता है। और यह दृष्टि भारत की धर्म दृष्टि है। भारत की धर्म दृष्टि यानी पुरुषार्थ दृष्टि। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ चाहिए। स्वतंत्रता चाहिए, अर्थ चाहिए यानी भौतिक उन्नति चाहिए, काम चाहिए यानी मानसिक संतुष्टि चाहिए, लेकिन धर्मानुबंधित काम और धर्म नियामित अर्थ होना चाहिए।
धर्म यानी नैतिकता, धर्म यानी मानवीय मूल्य, धर्म यानी अन्यों का विचार करते हुए अपने जीवन को सुरक्षित और विकसित करने का रास्ता। यही राष्ट्रीय स्तर पर, यही वैश्विक स्तर पर, यही व्यक्ति के स्तर पर भारतीय विकास की वह दृष्टि है जिसकी चर्चा आज जरूरी है, क्योंकि कोरोना उत्तर सभ्यता इस प्रकार की दृष्टि की तलाश में है। आज हम अगर युक्ति के धरातल पर, विवेक के धरातल पर इसको पैना करके, प्रतिपादित करके रखेंगे तो आने वाले 2-4 वर्षों बाद, 5 वर्षों बाद पूरी दुनिया को इसकी जरूरत पड़ने ही वाली है। इस अनुरोध के साथ आप सबने जो मुझे सुना है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कुछ प्रश्न हैं? सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जुयाल का प्रश्न है कि उन्होंने कहा कि ये तो सारे प्रश्न हो जाएंगे, हाउएवर द इशू ऑफ द इक्विटी इज स्टिल अनरिजॉल्व्ड। एनी कमेंट्स? नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य हमारे लिए लक्ष्य है, साध्य है। यह भी भारतीय दृष्टि ही है। मनुष्य साधन नहीं है, वो साध्य है। और जब मनुष्य साध्य हो जाता है तो इक्विटी का प्रश्न भी हल हो जाता है। इक्विटी का प्रश्न फील पांव वाले समाज में नहीं हो सकता है। इक्विटी के प्रश्न का हल सर्वांग सम समाज में होगा। सबका समान अधिकार है संसाधनों पर, सबका समान अधिकार है अवसरों पर। ताकतवर का, श्रेष्ठतम का, फिटेस्ट का, प्रिविलेज्ड का ही सारे रिसोर्सेज पर अधिकार नहीं है। यह अवधारणा इक्विटी की ओर ले जाने वाली अवधारणा है। यह अवधारणा इंक्लूजन की ओर ले जाने वाली अवधारणा है। यह अवधारणा इक्विटी और फ्रेटर्निटी का समन्वय करके मनुष्य को सर्वोदय की ओर ले जाने वाली अवधारणा है, सबके उदय की अवधारणा है। केवल उत्पादकता के आधार पर अगर इक्विटी आती तो रोमानिया का संकट नहीं आया होता। केवल उत्पादकता और उत्पादकता पर बदलते हुए संबंधों के आधार पर इक्विटी आती तो अजरबैजान, अर्मीनिया और बेलारूस आपस में लड़ न गए होते। कजाकिस्तान, तजाकिस्तान ने यूएसएसआर से बाहर जाने का संकल्प न लिया होता। इक्विटी का प्रश्न मानवीयता का प्रश्न है, मनुष्य का प्रश्न है, मानवीय गरिमा का प्रश्न है। और यूरोसेंट्रिक सोशल साइंसेज में इनका कोई उत्तर नहीं है। भारतीय दृष्टि को विकृतियों से मुक्त करना पड़ेगा। विकृतियों से मुक्त, विविध प्रकार के अनावश्यक के डॉगमेटिक एजम्पशन से मुक्त मनुष्य की समता का सिद्धांत ही वस्तुतः सस्टेनेबल डेवलपमेंट of all core of life and nature के साथ इक्विटी के भी प्रश्न को हल कर सकेगा।
ज्योतिर्मयी चतुर्वेदी का प्रश्न है, प्रश्न तो पूरी दुनिया के सामने है। हम एक दृष्टिदोष के शिकार हो गए हैं। हमने सत्य का सिद्धांत ही ऐसा बना लिया है कि सत्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैंने डेसमंड टूटू की कहानी इसीलिए सुनाई थी। हमने वर्षों जो है प्रार्थना की और हमारे हाथ में यूरोसेंट्रिसिटी का ही मॉडल मात्र बच गया है। हमने यूरोसेंट्रिसिटी के विकास का चश्मा पहन रखा है। गांधी सी ताकत सबको ले आनी पड़ेगी, दीनदयाल सी दृष्टि सबको ले आनी पड़ेगी। यूरोप का नाश नहीं करना है, यूरोप की दृष्टि का संशोधन करना है। दीनदयाल जी इसीलिए जब कहते हैं स्वदेशी को युगानुकूल करना है और विदेशी को स्वदेशानुकूल करना है। हर समाज की, हर समूह की कुछ सांस्कृतिक विशिष्टताएं होती हैं जिसको जातीय वैशिष्ट के रूप में समझा जाता है। भारतीयों का जो जातीय वैशिष्ट है, उस जातीय वैशिष्ट की पहचान करनी पड़ेगी। इसमें प्रकृति जड़ नहीं है, प्रकृति भी चेतन है। इसलिए प्रकृति को तलवार चला करके काट नहीं देना, खत्म नहीं कर देना है, उसको भी जीवित रखना है। जो यूरोसेंट्रिसिटी है उसमें सेंट्रिसिटी सिर्फ बदलनी है। अब सूरज धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है, कई हजार वर्ष पहले हमने कहा था और आज भी हम कह रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, विरोध थोड़ी इसका कर रहे हैं। सूर्य की रश्मियां सूर्य से चल करके पृथ्वी तक आती हैं और एक निश्चित समय लगाती हैं। यह हजारों हजार वर्ष से स्वीकृत है, इसका कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई विरोध थोड़ी कर रहा है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उनका आविष्कार नहीं है, उन्होंने भी पहचाना, हमने भी पहचाना था। अब वो न्यूटन का आविष्कार और न्यूटन का रूल थोड़ी है, वो तो धरती का रूल है। बस यही दृष्टि बदलना है, यही यूरोसेंट्रिसिटी से मुक्ति है। अब जगदीश चंद्र बसु ने कहा भारतीय थे इस नाते और जड़ चेतन सब में प्राण मानते थे, संवेदना मानते थे, तो उन्होंने कहा वनस्पतियों में भी प्राण होता है, उनको भी दुख होता है, उनको भी दर्द होता है। तो ऐसा थोड़ी कहा था कि जगदीश चंद्र बसु के कहने के कारण से उसे प्राण आ गया। उन्होंने खोज डाला प्राण तो था, उसकी पहचान की है। पहचानना, जानना, समझना और उसका वर्तन करना, ये एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। भारतीयकरण यही सांस्कृतिक प्रक्रिया है। एक प्रखर कुमार जी का प्रश्न है, दोनों में नहीं आता है, न तो नेशन स्टेट थ्योरी है, न तो स्टेट नेशन थ्योरी है। ये तो यूं 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 है, यूं कर दिया, यूं कर दिया। इस सिरे से कलम को पकड़ना है या इस सिरे से कलम को पकड़ना है, बल किस पर यादें दे रहे हैं। भारत में जो राष्ट्र की अवधारणा है, भारत जब राज्य नहीं था, गुलाम भारत देश को कहते हैं, स्टेट के रूप में जिसकी स्वीकृति नहीं थी, डोमिनियन स्टेट भी नहीं था, कॉलोनी था, इंपीरियल इंडिया, तब भी भारत एक राष्ट्र था। उसी राष्ट्र की आजादी की बात कर रहे थे, उसी राष्ट्र देवता को जागृत करने की बात विवेकानंद कर रहे थे। उसी राष्ट्र में द्विजातिवाद का सिद्धांत, आर्य द्रविड़ थ्योरी का गढ़ा गया, उनके सिद्धांत का खंडन अम्बेडकर कर रहे थे कि जो भारतीय राष्ट्रीयता है यह एक जातीय राष्ट्रीयता है, इसमें आर्यन द्रविड़ियन थ्योरी नहीं है। तो वह राष्ट्र जो है वह एक जीवमान इकाई के रूप में, वहां राजरी दीप्त अर्थ में राष्ट्र है, सुशोभित होता है, सुसंगित होता है, सुभाषित होता है, जीवमान रूप से विकसित होता है, उपबृंहित होता है और प्राणवान है, वह राष्ट्र है। उस राष्ट्र को बताते हुए जरूर कहा था कि वह पर्वतों और नदियों से बनने वाला यह जम्बूद्वीप के अंदर, भरतखंड के अंदर जो भारतवर्ष है, वह कर्म क्षेत्र है और एक ऐसा राष्ट्र है एक जिसमें
देवता भी जन्म लेने के लिए कामना करते हैं। तो हम कर्म क्षेत्र इसको नहीं रख दिए, भाग्य क्षेत्र बना दिए, तो फिर तो सारी चीजें बदलने लगी हैं। इसलिए राष्ट्र की भी हमारी दृष्टि 19वीं शताब्दी के यूरोप में स्टेट नेशन की अवधारणा से विकसित होता है। ये अलग व्याख्यान का विषय हो सकता है, लंबा विषय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि श्याम कार्तिक जी ने इस पर व्याख्यान कराया भी होगा, और नहीं तो इनकी कोई योजना भी होगी। प्रखर जी इन व्याख्यानों को देखे होंगे और खुद आप इससे परिचित हैं, और मैं मानता हूं कि आपने सिर्फ प्रश्न के लिए यह प्रश्न किया है, इसलिए संकेत मात्र से उत्तर देकर के इस बात को पूरा करता हूं। एक और प्रश्न इन्होंने किया है कि आखिर विकास के नाम पर अमर्यादित अनियंत्रित अमानवीय प्रयत्नों को कब तक संरक्षण प्रदान किया जाता है, जब तक आंखों पर विकास के नाम पर भ्रम का चश्मा चढ़ा रहेगा। हम सावन के अंधे लोग हैं, इस अनियंत्रित अमर्यादित अमानवीय वृद्ध प्रयत्नों को विकास समझ बैठे हैं। इसको खारिज करना पड़ेगा। गांधी ने खारिज किया था, दीनदयाल ने खारिज किया था, विनोबा ने खारिज किया था, लोहिया ने भी खारिज किया था, नरेंद्र देव ने खारिज किया था, अंबेडकर ने खारिज किया था। तो खारिज करने वालों की एक परंपरा भारत में समाज दार्शनिकों की बड़ी रही है, यूरोप को समझने वाले समाज दार्शनिकों की बड़ी रही है। उनकी समीक्षा के आधार पर खारिज किया था। इसीलिए सबसे पहले खारिज करने वाले विवेकानंद का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, लेकिन यह जो यूरोप से पूर्णतः परिचित विचारक हैं, उन विचारकों ने भी इसको खारिज किया था। तो वो मुंगेरी लाल के सपने नहीं देख रहे थे, उन्होंने अनुभव भी किया था और युक्ति भी लगाई थी। इसलिए चश्मा बदलना पड़ेगा। धर्माधारित विकास का मतलब रिलीजन बेस्ड डेवलपमेंट नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जी, धर्म को समझने की सबसे अधिक कोई कष्ट हुआ है तो धर्म के साथ हुआ है। और मैं सहज शब्द में धर्म को बता रहा हूं, गांधी के शब्दों में बता रहा हूं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हूं, वर्धा में हूं, इसलिए मुझे गांधी के रास्ते ही बताना अच्छा काम होगा। गांधी के रास्ते बताते बताते दीनदयाल के रास्ते तक आऊंगा। गांधी ने हिंद स्वराज्य में कहा था कि पश्चिम से एक अजीब सी पागलपन की हवा आई हुई है सभ्यता की, उसको छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से और अपने धर्म पर खड़ा होना पड़ेगा। वो अपना धर्म क्या था? स्वदेशी, स्वावलंबन था, सत्य था, अहिंसा था, सुचिता था, मनुष्य के मशीनीकरण का निषेध था, मशीन मैन जो बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं लगातार, उसका निषेध था। उसी को बाद में उन्होंने कहा कि इसको मैं राम राज्य कहता हूं, और कुछ लोगों को गुस्सा हुआ, हिंद स्वराज्य राम राज्य है और राम राज्य पर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, तो मैं इसे धर्म राज्य कहूंगा। वो धर्म है, वो काम और अर्थ को नियंत्रित करता है। ये धर्म समाधि लगाना, खड़ताल बजाना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारा जाना, ये नहीं है। ये धर्म मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को साध्य मान करके उसकी निगाह से अपना जीवन जीने का यत्न है। व्यष्टि से समष्टि तक यह व्यवस्था एक धर्ममय जीवन है। प्रकृति का दोहन करें, शोषण न करें, दूसरों के साथ धोखा न करें, नकली सामान न बेचें। संकट में भी नकली सामान बेचने वाली अर्थव्यवस्था आई है। भारत को भी चीन ने किट दिया था घटिया वाला, अमेरिका को भी दिया था, पाकिस्तान को भी न छोड़ा अपने दोस्त। उसके विरुद्ध संकट के समय अपने पड़ोसी के साथ तन मन धन के साथ खड़ा होने वाली दृष्टि धर्म की दृष्टि है। मनुष्य मानव नहीं कर रहा है,
मैं मानव नहीं कहूंगा, वो होमोसैपियन कर रहा है। ये जो प्रश्न है, मानव अपने विकास के लिए गैर मानवीय कार्य भी करने लगा, तो इसे रोकने के क्या उपाय है? ये मानव नहीं कर रहा है, होमोसैपियन कर रहा है, जिसके बारे में भारत की परंपरा कहती है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तह पशुविन नराण। ये हमको दिख रहा है, मानव शरीर में है, मानव रूप में है। आहार निद्रा भय मैथुन इनकी चिंता करने वाला है, इनको अर्जित करने का प्रयास करने वाला है, और इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यह और अन्य पशुओं के बीच कोई अंतर नहीं है। धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु। धर्म ही उसमें अधिक है और विशेष है। धर्म से जो हीन है वही धर्म पर दुख कातरता, करुणा, अहिंसा, सहस्तित्व, सद्भाव, भ्रातृत्व, बंधुत्व, आत्मचेतना, आत्मकल्याण, लोक कल्याण, इनसे युक्त जो है वह मनुष्य है। और मानवीय अमानवीय कार्य करने वाला सस्तेनो दंडम रहती, वो चोर है और दंड का पात्र है। मनुष्य न कहिए उसे, मानव न कहिए। दानव और मानव दोनों हाथ पैर और बुद्धि विवेक वाले होते थे। खिला करके जो खाता है वो मनुष्य है। दूसरों का पोषण करते हुए जो अपने पोषण की चिंता करता है वो मनुष्य है। और दूसरों का छीन करके अपने सुख का जो अर्जन करता है वह दानव है। इसलिए विकास वस्तुतः इस होमोसैपियन को ह्यूमन बीइंग बनाना है। तो होमोसैपियन को ह्यूमन बीइंग बनाना, यही विकास की भारतीय अवधारणा है। मुझे लगता है कि मिश्र जी ने जो समय हमको दिया था उससे हम 25 मिनट अधिक कर चुके हैं, और स्वाभाविक तौर है कि उनकी व्यस्तता भी होगी, तो और बात लगभग सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपने दे दिए हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने व्याख्या किया। इसके बाद प्रश्न भी अब नहीं रह जाते हैं मुझको लगता है। तो मैं धन्यवाद दे दूं सर फिर? अच्छा, ले लेते हैं जी। प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, मैं आपको कई बार कई मंचों से सुना था, तो मेरे मन में ये जरूर एक विचार था कि आपको इस विषय पर सुनने का विशेष रूप से एक अवसर प्राप्त किया जाए। तो उस क्रम में मैंने ये टॉपिक रखा, और जिस तरह से आपने सारे पक्षों को और एक एक करके बिल्कुल स्पष्ट किया है, उससे विकास के बारे में निश्चित रूप से एक सोच बनी होगी लोगों में, ऐसा मुझे लगता है। और खासकर डॉक्टर आरपी जुयाल साहब और चिन्मय चतुर्वेदी जी बराबर हमारे फेसबुक पे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इन लोगों के प्रश्न आते रहते हैं इसी से संबंधित, कि विकास को आखिर कैसे देखा जाए, कि किस तरह मतलब विकास हम करके भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसने भी हमें प्रेरित किया कि इसे विषय के रूप में रखा जाए, और लोगों के शंकाओं का समाधान जिस तरह से आपने किया, मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूं। और मुझे उम्मीद भी है और मैं निवेदन भी करूंगा कि आगे भी जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ आपसे निवेदन करे तो उस निवेदन को आप स्वीकार कर पुनः अपने व्याख्यान के लिए समय निकालने का कष्ट करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं बार बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही एक लंबी फेहरिस्त है इस कार्यक्रम को सुनने वालों की, तो मैं उन सबका, जो कि जब भी कार्यक्रम होता है लोग जुड़ते हैं, अपने प्रश्न भेजते रहते हैं और अपने कमेंट्स भी बाद में भी भेजते रहते हैं,
तो मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं सबको, और आगे भी आपका इसी तरह से स्नेह बना रहे और ये कार्यक्रम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक श्याम कार्तिक जी, राजेंद्र प्रसाद जुयाल जी का फिर एक जी जी क्लैरिफिकेशन और प्रति प्रश्न आया है। समय नहीं है, इस नाते आप उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा, और हम लोगों के बीच कोई वाद विवाद भी नहीं है कि वो सार्वजनिक काउंटर कराने की, तो विमर्श के लिए हम बात कर सकते हैं। सामान्य स्थिति होने के बाद मैं एक सेमिनार करूंगा, उसमें जुयाल साहब को भी आमंत्रित करूंगा। बहुत ही वाइब्रेंट सोच के आदमी हैं, और मैं वक्ता के रूप में आपको आमंत्रित कर और निवेदन करूंगा कि आप समय थोड़ा निकालिएगा। एक बहुत ही लाइवली डिस्कशन होगा, लोग उससे लाभान्वित होंगे। अरे काशी कौन न जाना चाहेगा? दंडकारण्य से आप काशी बुलाएंगे, मैं आऊंगा नहीं? हर कौन नहीं जाना चाहता। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।